रूस यूक्रेन पर न सिर्फ नई मिसाइलें बल्कि नए गाइड बॉम्ब की भी बरसात कर रहा है। बीती रात रूस ने यूक्रेन में 2.5 घंटे के अंदर जबरदस्त हमला कर दिया। रूस के ज्यादातर हमले टारगेट को समाप्त करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि बीती रात यूक्रेन में स्टारलिंक डाउन हो गया। स्टारलिंक के ठप होने से यूक्रेनी फोर्स निहत्थी क्यों बन गई, इसके पीछे क्या पुतिन का षड्यंत्र है? सुपर प्राइम टाइम में सबसे पहले हम आपको इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। आधी रात यूक्रेन की धरती पर वो हो गया जो अब तक नहीं हुआ था। रूसी सेना ने यूक्रेन में 2.5 घंटे के अंदर पहली बार ऐसी तबाही मचाई। ढाई घंटे के लिए स्टारलिंक डाउन हुआ, वही स्टारलिंक जिस पर यूक्रेनी सेना पूरी तरह से निर्भर है। स्टारलिंक की सेवाएं ठप हुई और इसी के साथ यूक्रेन में सबसे भयावह विनाश हो गया। 24 जुलाई 2025 समय रात 10 बजे। स्टारलिंक अचानक डाउन हो गया। स्टारलिंक की सेवाएं ठप हुई तो ज़ेलेंस्की की सेना निहत्थी हो गई। रात 10 बजे से लेकर आधी रात 12:30 बजे तक स्टारलिंक डाउन रहा, यानी 2.5 घंटे तक। पुतिन सेना को बड़ा मौका मिल गया। रूसी फौज ने इन 2.5 घंटों में यूक्रेन पर जल, थल और नभ से नॉनस्टॉप हमले किए। एक तरफ रूसी सेना तबाही मचा रही थी तो दूसरी तरफ यूक्रेनी फोर्स न तो अपनी रक्षा और न ही पलटवार कर पा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टारलिंक काम नहीं कर रहा था। स्टारलिंक ज़ेलेंस्की फोर्स की रीढ़ है। इसी की मदद से यूक्रेनी सेना ऑपरेशन चलाती है। जब यूक्रेनी फोर्स की ये लाइफलाइन कट गई तो वह पूरी तरह से लाचार हो गई। इस दौरान रूस ने यूक्रेनी शहरों पर जबरदस्त बमबारी की। स्टारलिंक की सेवा कैसे फेल हुई, ये अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। कई लोगों का दावा है कि रूसी इंटेलिजेंस ने इसे हैक करवाया, तो कुछ लोगों का दावा है कि इसके पीछे अमेरिका की साजिश है ताकि ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया जा सके। हालांकि ये सिर्फ दावे हैं, सच क्या है किसी को नहीं पता। और अगर स्टारलिंक ना हो तो यूक्रेनी सेना बहुत जल्द सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगी। मस्क की स्टारलिंक सेवा यूक्रेनी फोर्स की रीढ़ की हड्डी क्यों है, अब इसे समझिए। दरअसल यूक्रेनी फोर्स स्टारलिंक की मदद से ही कम्युनिकेशन यानी बातचीत करती है। यूक्रेन की अलग अलग सैन्य टुकड़ियां एक दूसरे के संपर्क में इसी के जरिए रहती हैं। यूक्रेनी सैनिक फ्रंट लाइन से स्टारलिंक के माध्यम से ही जरूरी जानकारियां भेजते हैं। स्टारलिंक से ही यूक्रेन युद्ध की मॉनिटरिंग करता है। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेशन के लिए स्टारलिंक बेहद जरूरी है। यूक्रेनी फोर्स स्टारलिंक की मदद से ही टारगेट ढूंढती और लॉक करती है। स्टारलिंक युद्ध में निगरानी और सटीक हमले में भी काफी मददगार है। स्टारलिंक की सेवा को जाम करना मुश्किल है। इतना ही नहीं, ये रूस के लंबी दूरी के हमलों को रोकने में भी मदद करता है। यही वजह है कि जब स्टारलिंक की सेवा 2.5 घंटे के लिए ठप हुई तो यूक्रेनी सेना पूरी तरह से लाचार हो गई। स्टारलिंक यूक्रेनी सेना के लिए रीढ़ की हड्डी क्यों है, ये आप समझ चुके हैं। अब चूंकि स्टारलिंक 2.5 घंटे तक डाउन रहा तो रूसी सेना ने यूक्रेन में विनाश का खौफनाक चरण लॉन्च कर दिया। खार्किव में रूसी सेना ने नए बम UMPB-5 से हमले किए। हमले में एक कंपनी और कुछ इमारतें तबाह हो गईं। रूस के हमले में करीब 50 लोग घायल हुए हैं। खार्किव में ही रूस ने यूक्रेन की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को तबाह कर दिया। क्रेमेंचुक में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। विस्फोट से पूरा शहर दहल उठा। ओडेसा पर रूस ने ड्रोन की बरसात की। हमले में हथियार गोदाम तबाह हो गया। हमले की वजह से मार्केट और रिहायशी इमारतों में भी आग लग गई। डोनेस्क में रूस ने फैब 3000 बम से विस्फोट कर यूक्रेन के ठिकाने को बर्बाद कर दिया।
रूस के हमलों से चासिव यार में भी जबरदस्त तबाही हुई है। रूस ने नए बम और मिसाइलों से हमले किए तो स्टारलिंक सेवा बहाल होते ही ज़ेलेंस्की सेना ने भी जबरदस्त पलटवार किया। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के कई शहरों को एक साथ दहला दिया। यूक्रेन ने ब्रियांस्क में गाइडेड बम से हमला कर रूस के ठिकाने को तबाह कर दिया। रोस्टोव में एक के बाद एक साथ धमाके हुए जिससे शहर में दहशत फैल गई। स्टावरोपोल में यूक्रेन ने रूस के पावर प्लांट को जला दिया। यूक्रेनी विस्फोट से रूस के तांबोव में एक फैक्ट्री तहस नहस हो गई। क्रास्नोदर में यूक्रेन के हमले में रेलवे स्टेशन और पैसेंजर ट्रेन को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने न सिर्फ नए बम बल्कि ड्रोन से भी धावा बोला। सीरियल अटैक की वजह से रूस के 8 एयरपोर्ट ठप हो गए। तो युद्ध की आग भयानक इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों देश नए बम और मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। रूस किस बम से हमले कर रहा है पहले उसे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, रूस का ये ग्लाइड बम है UMPB-5 जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक की है। उधर यूक्रेन जिसके पास फ्रांस का बम आ रहा है, फ्रांस का बम है AASMS, रेंज है 70 किलोमीटर की। तो यूक्रेन को लेकर पुतिन का प्लान क्या है, पुतिन ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट करने के लिए किस प्लान पर काम कर रहे हैं, अब हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन दोनों देश नए हथियारों से हमले कर रहे हैं। इससे युद्ध की आग बहुत भड़क गई है, लेकिन अब ज़ेलेंस्की की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। इसकी वजह है यूक्रेन में भड़का जनाक्रोश। कीव समेत पूरे यूक्रेन में एक हफ्ते से इसी तरह ज़ेलेंस्की का विरोध हो रहा है। दिन हो या रात लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार विरोधी कानून में बदलाव की वजह से हो रहे हैं। अब यूक्रेन में रूस के नए हमले से भी लोगों का गुस्सा भड़क गया है। लोग युद्ध में हो रहे नुकसान का कसूरवार ज़ेलेंस्की को मान रहे हैं। द इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़के इसी गुस्से को अपना हथियार बना रहे हैं। रूस विद्रोह भड़काकर ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट करवाना चाहता है। यही वजह है कि रूसी सेना अब रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है, जिससे जनता पर सीधा असर पड़े और वो ज़ेलेंस्की के खिलाफ हो जाए। अगर रूस का ये षड्यंत्र कामयाब रहा तो आने वाले दिनों में यूक्रेन की सत्ता से ज़ेलेंस्की की विदाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मध्य पूर्व में अमेरिका ईरान में टकराव बढ़ रहा है, जबकि यूरोप में सुलगने को तैयार है। बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक रूस एक घेराबंदी कर रहा है। सबमरीन और वॉरशिप तैनात करके चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इस बीच नेटो ने रूस के पास सैन्य ठिकानों पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है और परमाणु हथियार लगाने की तैयारी है। यानी दोनों तक बड़े युद्ध की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। अब नेटो या रूस किसी का भी एक कदम यूरोप में युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है, जबकि रूस अगस्त में यूक्रेन के संपूर्ण दहन का ब्लूप्रिंट बना चुका है। यूक्रेन में इतनी तबाही, इतना बारूद और इतनी आग। इसके लिए अगर ज़ेलेंस्की जिम्मेदार हैं तो उन्हें उकसाने वाले नेटो देश भी बराबर के भागीदार हैं। यूक्रेन को बार बार हथियार भेजकर युद्ध में बनाए रखने के लिए नेटो हर पैंतरा चल रहा है, क्योंकि नेटो पुतिन के ब्लूप्रिंट को लेकर भयभीत है। नेटो के डर के कारण समझिए, अगर यूक्रेन का खात्मा हो गया तो पुतिन रुकेंगे नहीं, रूस का विस्तार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले बाल्टिक देशों पर हमला कर सकते हैं, यानी लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। बाल्टिक देशों के बाद नॉर्डिक देशों पर अटैक कर सकते हैं
जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे शामिल हैं। हालांकि रूस के टारगेट पर पोलैंड पहले नंबर पर है, क्योंकि वहां से हथियार सप्लाई का रूट है। इसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया और मोल्दोवा भी है। अगर ऐसा करने में रूस कामयाब हो जाता है तो नेटो को नियम 5 के तहत रूस पर सीधे हमले करने का अधिकार मिल जाएगा। फिर नेटो फ्रंट फुट पर आकर रूस में तबाही करेगा। इसके लिए नेटो ने रूस के पास वाले देशों में बेस बनाकर परमाणु हथियारों की तैनाती का प्लान बनाया है, जिससे रूस को परमाणु हथियारों का डर दिखाकर डराया जा सके। लेकिन रूस ने एक कदम आगे की रणनीति बनाई है। अब क्रेमलिन ने मिशन सबमरीन शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर सबमरीन से नेटो देशों पर सीक्रेटली परमाणु हमला कर सकता है। जबकि रूस पहले ही अपनी नेवल फ्लीट को बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक तैनात कर रहा है। इससे पहले ही अटलांटिक और पैसिफिक में उसके एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं। यानी बस पुतिन का एक संकेत और समंदर में बारूदी घमासान आरंभ। सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक सीधे हमले का ऑपरेशन रूस कभी भी शुरू कर सकता है। तो रूस ने सबमरीन बेस को एक्टिव कर दिया है, जो सीधे तौर पर बड़े युद्ध का अलार्म है। आर्कटिक में कोला बेस पर हाई अलर्ट जारी है, जहां रूस की नॉर्दर्न फ्लीट तैनात है। इस पर बोरई, डेल्टा, ऑस्कर, यासेइन क्लास की सबमरीन तैनात है। यहां से नेटो देशों और अमेरिका पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा पैसिफिक फ्लीट भी तैयार है, जो प्रशांत महासागर में मौजूद कामचाट का बेस पर है, जहां बोरई, ऑस्कर और किलो क्लास सबमरीन हमले को तैयार है। इसके जरिए रूस इंडो पैसिफिक में प्रभाव बनाकर रखता है। साथ ही ब्लैक सी फ्लीट सेवस्तोपोल बेस में तैनात है। यहां रूस ने किलो क्लास सबमरीन को लगाया है, जो यूक्रेन पर बड़े हमले करने के लिए तैयार है। इसी तरह बाल्टिक सी फ्लीट कैलिनिनग्राद बेस वॉर रेडी है, जहां किलो क्लास सबमरीन लगाई गई है। इससे बाल्टिक देशों पर निगरानी की जाती है। खास बात यह है कि आर्कटिक और पैसिफिक में रूस ने बोरई क्लास सबमरीन लगाई हैं, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं। रूस समंदर में युद्ध की तैयारियों को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इससे लग जाता है कि पुतिन बोरई क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन नियास पोजेरस्की के लॉन्च इवेंट पर पहुंचे। पुतिन के साथ नेवल कमांडर इन चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर मुज्येव भी थे। सेवरोवोडविंस्क में रूस का सबमरीन प्रोडक्शन प्लांट भी है और ये एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस भी है। रूस का फोकस पिछले 6 साल से न्यूक्लियर सबमरीन बनाने पर है। पुतिन ने ऐलान भी किया है कि समंदर में सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार करना क्रेमलिन के मिशन का हिस्सा है। आर्कटिक को लेकर नेटो काफी एग्रेसिव है, इसलिए रूस मजबूत घेराबंदी कर रहा है। रूस ने बेरिंग सी से लेकर अटलांटिक महासागर तक वॉरशिप लगा दिए हैं, जबकि उसके सर्विलांस प्लेन लगातार नेटो देशों पर निगरानी रख रहे हैं। रूस बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है, जिससे नेटो हमला करने से पहले 100 बार सोचे। और बाल्टिक में नेटो ने घेराबंदी शुरू कर दी है। बाल्टिक देश एस्टोनिया के पास युद्धाभ्यास किया जा रहा है। अगर रूस पलटवार करेगा तो नेटो रूस के एटमी बेस पर हमला कर सकता है। नेटो के टारगेट पर कैलिनिनग्राद आ चुका है। नेटो के युद्धाभ्यास में 10 यूरोपीय देश शामिल हो रहे हैं। बाल्टिक देशों के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी भी वॉर ड्रिल में शामिल हैं। साथ ही चारों नॉर्डिक देश भी ड्रिल में शामिल हो चुके हैं। बाल्टिक से आर्कटिक तक युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रूस के समुद्री सीमा के पास तक नेटो के शिप पहुंच रहे हैं। बेलारूस के एयर स्पेस तक भी नेटो जेट पहुंचकर रूस को चैलेंज कर रहे हैं।
रूस जो तैयारी कर रहा है उससे पेंटागन में हड़कंप मचा है, क्योंकि रूस का फोकस जमीनी लड़ाई से ज्यादा आसमानी और समंदर से जंग पर है। इसलिए रूस लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। रूस के पास करीब 300 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जबकि दूसरी तरफ SLBM सबमरीन भी समुद्री बेड़े में बढ़ा रहा है। अभी रूस के पास 12 SLBM हैं, जिनकी तैनाती न्यूक्लियर ठिकानों पर की जा रही है। रूस नेटो को बता देना चाहता है कि न सिर्फ परमाणु ताकत बल्कि मिसाइल पावर और सबमरीन पावर में भी वो सबसे आगे है। उसके जेट भी दुनिया में कहीं भी तबाही मचाने का दम रखते हैं और उसकी वॉरशिप इसकी नुमाइश अभी तक की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल में करने जा रहा है। रूस ने नेवल एक्सरसाइज का ऐलान किया है, जिसमें 150 वॉरशिप हिस्सा ले रहे हैं। 120 एयरक्राफ्ट बाल्टिक से आर्कटिक तक उड़ान भरेंगे और 15,000 सैनिक इस ड्रिल में शामिल हो रहे हैं। पैसिफिक, आर्कटिक, बाल्टिक और कैस्पियन सागर में एक साथ बारूद बरसाया जा रहा है। दरअसल ये सीधे तौर पर नेटो को चुनौती है कि अब यूक्रेन के खात्मे का वक्त आ गया है। अगर रूस को रोकने के लिए नेटो का कोई भी देश आया तो रूस जल, थल और नभ से विध्वंसक पलटवार के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग सुपर पावर की जंग में कभी भी बदल सकती है। करीब 60 घंटे से दोनों देश बारूद बरसा रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मौजूदा तनाव पिछले विवादों से अलग बनता जा रहा है। शुरुआत में यह सीमा विवाद और राष्ट्रवाद पर आधारित जंग नजर आ रही थी। माना जा रहा था कि एक सीमित झड़प है, लेकिन अब इसमें तनाव बढ़ने की आशंका साफ नजर आने लग गई है। इस संकट में दो देशों को अवसर नजर आ रहा है। ये देश है चीन और अमेरिका। इस युद्ध से दक्षिण पूर्वी एशिया के शक्ति समीकरण उलट सकते हैं। इसके साथ ही यह आसियान संगठन की एकता को भी खंडित कर सकता है। देखिए एक छोटी सी जंग कैसे सुपर पावर की जंग में बदलने की ओर बढ़ रही है। अगर ये जंग लंबी चली तो दोनों देशों के बीच सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये युद्ध साउथ ईस्ट एशिया का शक्ति संतुलन, क्षेत्र के देशों की विदेश नीति बदल सकता है। फिलहाल ये जंग थाईलैंड और कंबोडिया के बीच नजर आ रही है, लेकिन ये जंग 10 देशों को प्रभावित कर सकती है और दुनिया के 2 शक्तिशाली देश इसमें अपने अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं। इस जंग से कितने देश प्रभावित हो सकते हैं, ये समझिए। सबसे पहले यह जंग आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को प्रभावित करेगी। जंग लड़ रहे दोनों देश थाईलैंड और कंबोडिया आसियान के सदस्य हैं। इनके अलावा ब्रुनेई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम इस संगठन का हिस्सा है। सबसे पहले इस जंग से आसियान देशों की एकता पर सवाल उठने लगा है। अब से पहले आसियान म्यांमार के गृह युद्ध या दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी जैसे मुद्दों से निपटने में नाकाम रहा है। अब इन दो देशों की जंग से आसियान की एकता खंडित मानी जा रही है। इस जंग का असर यह है कि अमेरिका और चीन को इस जंग में मौका नजर आने लगा है। अमेरिका चीन को चुनौती देने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना सैन्य विस्तार चाहता है, जबकि चीन इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने के मिशन पर है।
ट्रंप ने कहा भी है कि वो थाईलैंड और कंबोडिया की जंग में युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं। चीन भी दावा कर रहा है कि वो शांति स्थापना की कोशिश कर रहा है। थाईलैंड कंबोडिया का संघर्ष बढ़ने से हालात बिगड़ेंगे, जो अमेरिका और चीन को अपना रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने का सीधा मौका देंगे। चीन के कंबोडिया के साथ गहरे संबंध हैं। संकटग्रस्त कंबोडियाई सरकार निश्चित तौर पर सैन्य सहायता या कम से कम खुफिया मदद के लिए चीन की ओर देख रही है। ऐसे में अमेरिका भी चुप नहीं बैठने वाला। अगर कंबोडिया चीन पर निर्भर होता है तो अमेरिका थाईलैंड की ओर रुख कर सकता है, और इसके संकेत पहले ही मिल चुके हैं। अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को हाल ही में हवाई में तैनात किया है। अमेरिका चाहता है कि इस क्षेत्र में अपना सामरिक दबदबा बढ़ाया जाए। अमेरिका पहले से थाईलैंड के एक अहम एयरबेस पर नजर गड़ाए है। उसका यह प्लान इस जंग से सफल हो सकता है। तो साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका चीन का प्रभाव घटाने के लिए अपना सैन्य विस्तार चाहता है। युद्धग्रस्त थाईलैंड पहले से अमेरिका के प्लान का हिस्सा है। अमेरिका की नजर दक्षिण चीन सागर के करीब थाईलैंड के एक एयरपोर्ट पर है। अमेरिका यू टापाओ एयरबेस पर अपने फाइटर जेट और बॉम्बर तैनात करना चाहता है। युद्ध के दौरान जब थाईलैंड को हथियारों की जरूरत है, तब वो अमेरिका का स्थायी ठिकाना यहां बनाने पर सहमत हो सकता है। ये थाईलैंड का यू टापाओ एयरबेस का मॉल है, जो समंदर के करीब, और थाईलैंड इसका सिविल मिलिट्री इस्तेमाल करता है। यहां से अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चीन को चुनौती दे सकता है। अभी दक्षिण चीन सागर में अमेरिका फिलीपींस के सैन्य बेस का अस्थायी इस्तेमाल कर रहा है। इस क्षेत्र में अमेरिका एक बड़ा एयरबेस चाहता है, इसीलिए पहले ही थाईलैंड से यू टापाओ एयरबेस को स्थायी यूएस ठिकाना बनाने पर चर्चा की जा रही थी। अगर युद्ध में थाईलैंड को अमेरिकी मदद की जरूरत पड़ी तो यू टापाओ यूएस का स्थायी बेस बन सकता है। इससे थाईलैंड में यूएस का प्रभाव बढ़ेगा और यह चीन के लिए संकट बन सकता है, क्योंकि चीन का वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट थाईलैंड से होकर गुजरता है। यूएस के स्थायी सैन्य ठिकाने से थाईलैंड चीन के रिश्ते प्रभावित होने तय हैं। अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। वो चाहता है कि एशिया में चीन का प्रभाव घटाया जाए। इस जंग से थाईलैंड अमेरिका के और करीब जा सकता है, और इस जंग से प्रभावित होने वाला कंबोडिया का पड़ोसी वियतनाम भी अपनी विदेश नीति में बड़े बदलाव कर सकता है। अगर चीन कंबोडिया के साथ खड़ा होता है तो वियतनाम चुप नहीं बैठने वाला है। कंबोडिया में चीन की सक्रियता होते ही वियतनाम अपनी सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाएगा, खासकर मेकांग डेल्टा क्षेत्र में, क्योंकि यहां उसकी सीमा का सबसे असुरक्षित हिस्सा है। इसके साथ ही वियतनाम चुपचाप थाईलैंड के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाएगा। दक्षिण चीन सागर विवाद को लेकर वियतनाम और चीन के संबंध पहले ही अच्छे नहीं हैं। अगर उसकी सीमा के करीब कंबोडिया में चीन एक्टिव होता है तो वियतनाम भी खुलकर अमेरिकी खेमे में जा सकता है। वियतनाम फिलहाल अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी रिश्तों का संतुलन बनाकर चल रहा है, लेकिन कंबोडिया की जंग से वो अमेरिका के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाने को मजबूर हो सकता है। इस तरह ये जंग आसियान के 10 देशों को तोड़ सकती है। अमेरिका और चीन के बीच वर्चस्व की जंग बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। थाईलैंड और कंबोडिया का संघर्ष अब उस स्थिति में पहुंच गया है जो दक्षिण पूर्व एशिया में एक भीषण जंग शुरू होने का संकेत दे रहे हैं। हमले लगातार जारी हैं और दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। इस संघर्ष की वजह सीमावर्ती क्षेत्र पर कब्जे को बताकर आम लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, और यही जोखिम बारूदी ज्वाला को भड़का रहा है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र दहल गया, थाईलैंड बनाम कंबोडिया।
सीमा विवाद में टकराव, अब बारूद से दहली सीमा। थाईलैंड ने आसमान से गिराया बारूद, दो देशों में भीषण युद्ध। मल्टी लॉन्च रॉकेट से प्रहार, युद्ध की दशा आर या पार। कंबोडिया का टारगेट हिल 469, थाईलैंड ने युद्ध क्षमता दिखाई। यह दृश्य कंबोडिया सीमा से लगे थाईलैंड के उस सुरीन प्रांत का है जहां बेतहाशा बारूद बरस रहा है। गोलीबारी और धमाकों के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर में शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन क्षमता के पैमाने पर थाईलैंड किस जगह खड़ा है, इसका पता इस वीडियो से लगता है, जिसमें कंबोडियाई सेना की चौकियों और हथियार डिपो को रॉयल थाई सेना के ड्रोन्स तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा पर विवाद, बारूदी विनाश। सीमावर्ती प्राचीन हिंदू मंदिर पर जो विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, आशंका से भी ज्यादा डरावना नजर आ रहा है। सिर्फ एक चोटी के लिए दो देशों का टकराव युद्ध में बदल गया है। इस टकराव की शुरुआत एक अल्पकालीन संघर्ष के रूप में देखी जा रही थी, लेकिन दूसरा दिन पहले दिन से ज्यादा घातक साबित हुआ। चौबीस जुलाई की शाम तक छिटपुट गोलीबारी और ड्रोन हमले हुए तो दूसरे दिन थाई F-16 ने लक्ष्य निर्धारित करके बम गिराने शुरू कर दिए। इस बमबारी में कंबोडिया की 8वीं 9वीं सपोर्ट ब्रिगेड का मुख्यालय तबाह हो गया और इस कार्रवाई की वजह थी कंबोडियाई सेना की थाईलैंड के उबोन रतचथानी पर हमले। इस बारूदी घटनाक्रम के लिए थाईलैंड और कंबोडिया अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप है हमलों की शुरुआत का, जिसमें दोनों एक दूसरे को घेर रहे हैं। जिसमें थाईलैंड की आक्रामकता के सबूत कंबोडिया ने जारी किए। कंबोडिया का आरोप है कि युद्ध की शुरुआत कर थाई आर्मी ने सीमा पार की और उसी समय थाई वायु सेना ने कंबोडिया सेना की पोस्ट पर हमला किया। तो दूसरी तरफ थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडियन आर्मी ने RM-70 MLRS से थाईलैंड के अंदर तक गोलाबारी की और इन्हीं आरोपों की बुनियाद पर जमीन और आसमान से रॉयल थाई आर्मी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत थाई सेना ने 10 ठिकानों पर कार्रवाई की है, जिसके बाद कंबोडिया ने भी जवाबी कार्रवाई में बेतहाशा बारूद बरसाए। लेकिन थाईलैंड एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई में F-16 से पूरे कंबोडिया को दहला दिया और फिर थाई फोर्स के प्लेन एयरबेस पर लौटाए। लेकिन कंबोडिया नहीं रुका। सुबह होते ही कंबोडियाई सेना ने थाईलैंड के चोंग बॉक क्षेत्र को BM-21 मिसाइलों से दहला दिया। इसके अलावा ग्रैंड हेलस्टॉर्म मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से थाई सेना के ठिकानों पर भी हमला किया, जिसके बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में हड़कंप मच गया। इस संघर्ष की वजह से स्थिति यह बन गई है कि जल्द से जल्द इस संघर्ष के विराम की रूपरेखा बनाई जाने लगी है। संघर्ष विराम के लिए कई देशों ने मध्यस्थता की पेशकश की है, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस संघर्ष पर इमरजेंसी बैठक बुला ली है। इसके अलावा संघर्ष वाले सीमावर्ती क्षेत्र से करीब 1 लाख लोगों को निकाला भी जा चुका है, जिन्हें 300 से ज्यादा शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। ये शेल्टर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बनाए गए हैं जो थाईलैंड की सीमा में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस जंग की असली वजह है क्या? थाईलैंड आर्मी का दावा है कि कंबोडियाई सेना हिल 469 पर कब्जा चाहती है
ये चोटी थाईलैंड के सीमावर्ती नाम यूएन क्षेत्र में है, इसलिए संघर्ष की शुरुआत कंबोडियाई सेना की तरफ से हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कंबोडिया का दावा ठीक थाईलैंड से उलट है। दावा यह है कि थाईलैंड प्रीत विहार मंदिर पर कब्जा करना चाहता है। यह मंदिर कंबोडिया के प्रीत विहार प्रांत के पर्वत पर स्थित है, इसलिए थाईलैंड की तरफ से संघर्ष की शुरुआत की गई है। और इस दावे की पुष्टि के लिए कंबोडिया ने एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें यूनेस्को की सूची में शामिल इस विश्व धरोहर प्रीत विहार मंदिर को क्षति पहुंचाना बताया गया है। और इसका बदला लेने के लिए ही कंबोडियाई सेना ने कार्रवाई शुरू की, जिसमें RM-70 MLRS BM-21 मिसाइलों के साथ T-54 और 55 टैंक का इस्तेमाल किया। यही नहीं, सीमा पर तैनात गनर्स ने टाइप 81 LMG समेत दूसरे RPG-7 जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन इसी कार्रवाई के तुरंत बाद रॉयल थाई आर्मी ने भी जवाबी कार्रवाई की सूचना जारी कर दी और जवाब बेहद विनाशक साबित हुआ। थाईलैंड के हमले में कंबोडिया की सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को पलायन करना पड़ा, बल्कि कंबोडियाई सेना ने अपने कई घातक हथियारों को भी खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान अड़ा है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। अगर इस शर्त को मानने को अमेरिका तैयार है, तभी परमाणु करार को लेकर कोई सहमति बन सकती है। जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु संवर्धन रोके, उसके बाद वार्ता की जाए। इसलिए यूरोपीय देशों को बातचीत के लिए इस्तांबुल भेजा, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही वार्ता करेगा। अब ईरान पर यूरोपीय देश नए प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिससे ईरान बौखलाकर इजराइल पर हमले कर सकता है। अमेरिका के बाद यूरोपीय देश भी ईरान को मना पाने में नाकाम लग रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ ईरान की वार्ता हुई, जिसमें ईरान पर दबाव बढ़ाया गया, लेकिन ईरान ने अपने इरादे पहले ही दिन जाहिर कर दिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बड़ा बयान दिया। हमारी परमाणु नीति स्पष्ट है कि ईरान हित के लिए हम यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेंगे। अगर दबाव बढ़ाया जाता है तो ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र है। ईरान ने पूरे तथ्यों के साथ इस बात को जाहिर किया कि ईरान के विकास कार्यों के लिए उसे यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है। हालांकि ईरान ने यह नहीं बताया कि 60% से ज्यादा संवर्धन किस मकसद से किया जा रहा है। आपको बता दें, 20% से लेकर 40% तक यूरेनियम संवर्धन पावर प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 60% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धन से संकेत परमाणु हथियारों के प्रोडक्शन तक जाता है। और IAEA कह चुका है कि ईरान 60% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धित कर चुका है। वो कुछ दिनों में टैक्टिकल एटमी हथियार बनाने लायक एनरिचमेंट कर सकता है। ईरान के मंसूबे से मिडिल ईस्ट में कोहराम मचना तय है, इसलिए अमेरिका के अलावा अरब और यूरोपीय देश मिलकर वार्ता के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, जिससे ईरान को परमाणु करार के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि उसने सैटेलाइट लॉन्च करने के संकेत दिए हैं कि वो बड़ी तैयारी में जुटा है। अमेरिका से टकराने को तैयार है, क्योंकि नाहिद-2 सैटेलाइट को रूस के रॉकेट से स्पेस में भेजा गया। साफ है, ईरान का गठबंधन रूस से मजबूत हो चुका है, जबकि इसमें चीन और नॉर्थ कोरिया के जुड़ने से इजराइल और अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है। ईरान के तेवर देखते हुए लग रहा है कि यूरोप के तीनों देश ईरान पर प्रतिबंध की सीमा बढ़ा सकते हैं, जो अगस्त में खत्म हो रही है। इसीलिए जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस बातचीत करके ईरान को एक और मौका देना चाहते हैं। जबकि इजराइल इस बात को मान चुका है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन से पीछे नहीं हटेगा।
ईरान को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, फिर से एयर स्ट्राइक करके परमाणु ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन इस बार ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब ईरान को रूस और चीन का बैकअप है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा में इजरायली बमबारी से ही इकलौता संकट नहीं है जिससे फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, बल्कि भूख अब एक ऐसा संकट बन चुकी है उनके लिए जिससे पूरी फिलिस्तीनी कौम खत्म हो सकती है। गाजा में राहत सामग्री जाने का रास्ता इजरायल ने रोक रखा है, राशन पहुंच नहीं रहा है, भूखमरी से जान गंवाने वालों की गिनती बढ़ती जा रही है। दुनिया की बड़ी समाचार एजेंसियों ने इस पर अलर्ट जारी किया है। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसे मानव निर्मित आपदा कहा है। ये तस्वीरें गाजा की हैं। बच्चे खाली हो चुके बर्तन की तली में बचे चावल बटोर रहे हैं। खाना इतना कम है कि उनकी छोटी छोटी मुट्ठियां भी नहीं भर पा रही हैं। पेट भरना तो दूर की बात है। गाजा में 116 लोग भूखमरी का शिकार हो चुके हैं। हजारों लोग हफ्ते में एक दिन ही भोजन पा रहे हैं। बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। दुनिया की बड़ी समाचार एजेंसियों और संस्थानों ने इस संकट पर साझा बयान जारी किया है। AFP, AP, BBC न्यूज और रॉयटर्स ने एक साझा बयान जारी किया है, जिसमें लिखा है कि हम गाजा में अपने पत्रकारों के लिए गंभीर रूप से चिंतित हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है। ये स्वतंत्र पत्रकार गाजा की जमीन पर दुनिया के आंख कान हैं, जिन हालात की ये कवरेज कर रहे हैं उसी का शिकार बन रहे हैं। इजराइल की सरकार सीज फायर पर तैयार नहीं है। कतर वार्ता में पेश किए गए हमास के प्रस्ताव ठुकरा दिए गए हैं। इजराइल की राजधानी में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार तुरंत सीज फायर लागू करे। इजरायली सेटलर्स ने तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के करीब बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि अमेरिकी सरकार नेतन्याहू पर सीज फायर के लिए दबाव बनाए। लेकिन अमेरिका भी सीज फायर के पक्ष में नहीं है। यूएस प्रतिनिधिमंडल ने इजराइल हमास की वार्ता से किनारा कर लिया है। अमेरिका ने कहा है कि हमास सीज फायर के लिए गंभीर नहीं है। अब बंधकों की वापसी के दूसरे तरीके खोजे जाएंगे। इजरायली सरकार पर आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, लेकिन इजराइल सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। इजराइल की इस जंग से अंतर्राष्ट्रीय समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। यूरोप के देश पहले ही इजराइल से नाराज हैं और अब इसके असर नजर आने लगे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान कर दिया है कि फ्रांस सितंबर के महीने में फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे देगा। यह फैसला इजराइल और अमेरिका की नीति के खिलाफ है। इजराइल ने मैक्रो के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि फ्रांस 7 अक्टूबर के हमास हमलों और आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि मैक्रो का फैसला हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ाता है और शांति के लिए झटका है। फ्रांस सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का समर्थन कर सकता है। गाजा की जंग में अमेरिकी खेमे के देश भी इजराइल के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। अमेरिका और इजराइल के गाजा समीकरण गड़बड़ा रहे हैं और इस बीच गाजा के लोग बारूद और भूख से मारे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मध्य पूर्व के मुहाने पर सुलगी जंग की आग शांत होने की बजाय हर दिन किसी नए रूप में भड़क रही है। इस बार सीरिया में कुछ ऐसा हुआ है जिसने चौंका दिया है। यानी सीरिया में बारूदी तबाही तो हुई है, लेकिन इस बार दुश्मन कौन है यह पता ही नहीं है। मुश्किल में सीरिया धमाकों से दहल गया। असद शासन के पतन के बाद सीरिया में दहक रही गृह युद्ध की अग्नि बुझनी चाहिए थी। शांति स्थापित होनी चाहिए थी, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में बटे लड़ाकों ने इस अग्नि को कभी बुझने नहीं दिया।
क्षेत्रवार सरकार बनाने के लिए गुटों में संघर्ष चलता रहा, पर अब ये संघर्ष सीरिया के विनाश का कारण बनता जा रहा है। खासतौर पर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। इसमें दक्षिण पश्चिम क्षेत्र द्रूज और बेदोइन समुदाय के संघर्ष का अखाड़ा बन गया है, जिसमें इजराइल ने भी एंट्री लेकर द्रूज समुदाय का साथ दिया। हालांकि संघर्ष का ताप थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अब सीरिया में एक अनजान दुश्मन एक्टिव हो चुका है। सीरिया के इस दुश्मन ने प्रमुख ठिकानों पर बारूदी विध्वंस शुरू कर दिया है। खासतौर पर सीरियाई सेना के प्रमुख ठिकानों को टारगेट बनाया है और उनके हथियार और गोला बारूद के डिपो को नष्ट किया है। यहां ऐसा भी नहीं है कि हमले एक दो हुए हैं, बल्कि ये हमले क्रमवार हो रहे हैं और इन हमलों के गुनहगार को तलाशना भी सीरियाई सेना के लिए मुश्किल हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर सीरियाई सरकार का दुश्मन कौन है, स्थानीय गुट या कोई और? इस सवाल के उठने की वजह है धमाकों का वो पैटर्न जो कुछ दिनों पहले ईरान में हुए धमाकों से मेल खाता है। हाल ही में ईरान में भी कई सीरियल ब्लास्ट हुए जिन्हें मोसाद का काम माना जा रहा था, और अब ठीक वैसे ही धमाके सीरिया में भी हो रहे हैं, जिसने इजराइल की भूमिका होने की आशंका को बढ़ा दिया है। इस आशंका की वजह हाल ही में द्रूज समुदाय के पक्ष में इजराइल के सीरिया के अंदर तक हुए हमले हैं। तो क्या सीरिया में मोसाद के लड़ाके एक्टिव हैं? क्या सीरिया में इजराइल धमाके करवा रहा है? और क्या इजराइल को सीरिया से खतरा महसूस हो रहा है? मुमकिन है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि इजराइल जिस रणनीति के तहत चौतरफा युद्ध में उतर चुका है, उसमें टारगेट पर सीरिया की नई अल शरा सरकार भी है, जिसे कमजोर करने के लिए इजराइल ऐसे कदम उठा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन को सैन्य मदद करने से जर्मनी में रूस का टकराव बढ़ने की आशंका है, इसलिए जर्मनी ने भविष्य के युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। जर्मनी अब एक हाईटेक हथियार बना रहा है, जिसमें सबसे पहले बनाया है उसने ये सर्विलांस कॉकरोच। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जर्मनी 2 फ्यूचर वेपन बना रहा है, जो न सिर्फ सर्विलांस के काम आएंगे बल्कि विध्वंस भी मचा सकते हैं। रूस कॉकरोच स्पाई बना रहा है, साथ ही एआई रोबोट भी तैयार कर रहा है। कॉकरोच ड्रोन की जगह लेंगे, जबकि एआई रोबोट मिनी टैंक की तरह काम करेंगे, यानी दुश्मन के खेमे में जाकर विस्फोट। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस एक वेपन लैब में पहुंचे और फ्यूचर वेपन के प्रोटोटाइप देखे। जिस हाईटेक कॉकरोच को सर्विलांस के लिए तैयार किया गया है, उसका नाम साइबोर्ग कॉकरोच है। उसके बैकपैक लगा होता है, जिसमें चिप और मल्टी ड्राइवर होता है, जो फ्रंट में लगे 2 HD कैमरों से रियल टाइम डेटा इकट्ठा करता है। साथ ही भविष्य में यह कामिकाज़े यानी आत्मघाती ड्रोन की तरह काम करेगा। एक बार डेटा लेने के बाद विस्फोट से उस जगह को तबाह कर देगा। इसी तरह एआई रोबोट में भी सेंसर और कैमरे लगे होते हैं, जो टारगेट को ट्रैक करके उसे ध्वस्त कर देंगे। खास बात यह है कि वेपन कॉकरोच और एआई रोबो को स्वाम तकनीक पर भी बनाया जा रहा है, यानी झुंड में जाकर दुश्मन के खेमे में भारी तबाही मचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।